बच्चों, इस वीडियो में हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये जो सॉल्यूशन है इसके पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है ए पार्ट में? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। बच्चों, हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि एक प्लेयर बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकता है विद स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। ए पार्ट में हमें बताना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी इस अपवर्ड मोशन में। तो बच्चों, ये वर्टिकल मोशन है। वर्टिकल मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होता है ना। और इसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, मीन्स ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। अब देखते हैं बी पार्ट। What are the velocity and acceleration of the ball at highest point of its motion? अब हमें इस मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तो एक हाइट पर जाकर, मैक्सिमम हाइट पर जाकर क्या होता है? वो एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, उसके बाद वो नीचे आना शुरू करता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर v की वैल्यू ज़ीरो होगी और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब देखते हैं सी पार्ट। Choose the x is equal to 0 meter and t is equal to 0 second to be the location and time of the ball at its highest point. बच्चों, सी पार्ट में हमें बोला है कि ये जो बॉल की मोशन है इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको x is equal to 0 और t is equal to 0 पर मानना है। ठीक है, बॉल को जब ऊपर फेंका जा रहा है तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है उस हाइट को हमको मानना है ओरिजिन, x is equal to 0, t is equal to 0। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी इसे हमें मानना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, फाइंड क्या करना है? गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। अब हमको यहाँ पर इस मोशन के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मोशन के लिए हमको पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन जो हैं वो बताने हैं कि क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा। तो पहले हम देखते हैं अपवर्ड मोशन के लिए। ठीक है, जिस टाइम पर बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है बच्चों, उस टाइम पर जो पोजीशन है उसकी वो आएगी तो इसी एक्सिस पर ना, यहाँ से उसको फेंका गया ऐसे ऊपर, तो इसी एक्सिस पर पोजीशन आएगी, चाहे हम किसी भी टाइम पर देख लें। और ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए जो उसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब बॉल को ऐसे ऊपर फेंका जाएगा तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी। फॉर अपवर्ड मोशन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन में लेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता जाएगा, तभी तो इस पॉइंट पे आके ज़ीरो होगा। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता जाएगा, यहाँ आकर ज़ीरो हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायरेक्शन तो हमने देखा कि डाउनवर्ड ही होती है हमेशा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये तो हो गई बात अपवर्ड मोशन की। अब हम देखते हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए। डाउनवर्ड मोशन देखें तो पोजीशन तो फिर भी इसी एक्सिस पर आएगी, जब ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे आ रहा है डाउनवर्ड मोशन में है तो पोजीशन तब भी पॉजिटिव ही रहेगी। वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी अब क्या है? अब
डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे इधर इंक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, या हम कहें वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी यही पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डाउनवर्ड है। तो ये तीनों पॉजिटिव आ गए। अब हमने देखा कि सिर्फ एक वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आती है अपवर्ड डायरेक्शन में, बाकी सभी पॉजिटिव हैं यहाँ पर। अब देखते हैं डी पार्ट। टू वॉट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। अब डी पार्ट में हमें ये फाइंड करना है कि जब बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो वो कितनी हाइट तक जाती है, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है वो हमको फाइंड करनी है, और कितने टाइम बाद वो वापस प्लेयर के हैंड में आ जाती है। मतलब बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, वापस कैच कर लिया, तो उसको ऊपर जाना और वापस आना, इतने में कितना टाइम लगता है वो फाइंड करना है। बच्चों इनको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, h इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और टाइम के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें t इज़ इक्वल टू यू अपॉन जी। इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं h और t की वैल्यू को। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने ये u की वैल्यू को नेगेटिव और इस तरीके से सॉल्व किया, मतलब हम यहाँ प्रॉपर साइन कन्वेंशन से इसको सीख लेते हैं कि कैसे साइन कन्वेंशन अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इस मोशन के लिए वेलोसिटी जो है नेगेटिव, अपवर्ड मोशन लेनी है हमें, तो अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, इसलिए हमने यहाँ वेलोसिटी को नेगेटिव साइन के साथ ले लिया। ये इनिशियल वेलोसिटी है ना जिससे बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है। मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। बच्चों ये x माइनस एक्स नॉट हम तब लेते हैं जिस टाइम पर t इज इक्वल टू 0 पर x की कुछ वैल्यू हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें ये जो डायग्राम गिवन है इसमें हम ये देख सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट को हमें क्या मानना था, x इज इक्वल टू 0, और मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। ये है ना अर्थ की सरफेस, यहाँ से बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, तो मतलब यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही है। तो t इज इक्वल टू 0 पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये x 0 नहीं है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 नहीं है, तो यहाँ हमने मान लिया कि यहाँ पर x की वैल्यू है x नॉट। तो t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू x नॉट मान ले रहे हैं, और फिर ये अपवर्ड मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो जो s की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2as, उसको हम क्या मान ले रहे हैं, x माइनस एक्स नॉट। क्यों माना ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है। अब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, u की ये वैल्यू हमने रख दी है, और 2a और x माइनस एक्स नॉट, a क्या है, g है, तो ये हमने g की वैल्यू रख दी है। अब इसका स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर में माइनस साइन जो है वो तो पॉजिटिव हो जाता है, इधर हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, तो ये नेगेटिव साइन इसीलिए आ रहा है। तो अब ये आप देख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ माइनस साइन और आ रहा है। तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको 9.8 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू आ गई -44.1 मीटर। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, 0, तो हम x की वैल्यू रख देते हैं 0। अब माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू -44.1 मीटर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स नॉट की वैल्यू आ गई 44.1 मीटर। और ये एक्स नॉट क्या है, यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ये डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो एक्स नॉट 44.1 मीटर आ गया। मीन्स ये जो हाइट है, ये हाइट जो है वो कितनी है, 44.1 मीटर। अब देख लेते हैं बच्चों
टाइम, यहाँ पर हमको टाइम भी फाइंड करना है ना कि यहाँ से यहाँ जाना और फिर यहाँ वापस यहीं पर आ जाना, इतने में कितना टाइम लगा, ये टाइम। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने ले लिया, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, u की वैल्यू नेगेटिव, a क्या है g है, 9.8 रख दिया इसको, t हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, v अपॉन टी से ये हमने t फाइंड कर लिया। तो एक साइड का टाइम जो है वो 3 सेकेंड आया, तो जाने और आने का टाइम वो टोटल कितना हो गया इसका डबल, तो 6 सेकेंड का टाइम आ गया पूरी जर्नी का। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। हमको कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन हैं, उनको हमें ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि ये जो स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और फिर हमें उनका रीज़न भी एक्सप्लेन करना है। अ पार्टिकल इज़ वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है हमें पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन में है उसके लिए गिवन है। ए पार्ट है विद ज़ीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। कोई पार्टिकल जो वन डायमेंशनल मोशन में है उसकी स्पीड ज़ीरो है किसी इंस्टेंट पर, लेकिन उसका एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है उस इंस्टेंट पर। तो क्या ये पॉसिबल है? तो बच्चों अभी जस्ट तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10 में, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा ना कि यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, मतलब हम कह सकते हैं कि स्पीड ज़ीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जी है ही। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर स्पीड ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो विद ज़ीरो स्पीड एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो सकता है। तो ये जो ए है ये ए पार्ट आ जाएगा ट्रू। अब बी पार्ट देखते हैं, ये हमने यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन ये लिख लिया है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाके जो स्पीड है वो ज़ीरो हो जाती है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये वर्टिकल मोशन के लिए ट्रू होगा। अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट है विद ज़ीरो स्पीड मे हैव नॉन ज़ीरो वेलोसिटी। अगर किसी पार्टिकल की स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाए तो क्या उसकी वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो सकती है? तो ये तो बच्चों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी ये किस पर डिपेंड करती हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। तो अब जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है, पर उससे कम कभी नहीं हो सकती। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। इसलिए जो पार्टिकल है अगर उसकी नॉन ज़ीरो वेलोसिटी है तो उसकी स्पीड जो है वो भी नॉन ज़ीरो ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो नॉन ज़ीरो है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड ज़रूर होगी, और इससे ज़्यादा वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकती है या वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है, पर इससे कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो बी है ये क्या है? फॉल्स है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब सी पार्ट देखते हैं, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव ज़ीरो एक्सेलरेशन। पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो वन डायमेंशनल मोशन में है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो जब कोई वन डायमेंशनल मोशन में है तो जो उसकी स्पीड होगी वही उसकी वेलोसिटी होगी। तो अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो जो डायरेक्शन है उसके चेंज होने से भी चेंज हो सकती है, पर यहाँ पर हमें गिवन है कि मोशन एक ही डायमेंशन में है तो डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रही है, इसलिए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं, इसलिए ये क्या होगा? ट्रू, कि पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अब डी पार्ट देखते हैं, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। जो पार्टिकल है अगर उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो ये ज़रूरी है कि उसकी स्पीड इंक्रीज ही हो रही हो, स्पीड अप ही कर रहा हो, ये हमें बताना है। तो इसको भी हम पिछले क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। हमने यहाँ पर ये देखा, यहाँ अपवर्ड मोशन के लिए हमने देखा कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में।
लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो पॉजिटिव है, तो v नेगेटिव है, g पॉजिटिव है। और ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि ये जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, इसको x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0 पे माना है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब हम ओरिजिन किसको मान रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में हम मोशन को देख रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये जो फोर्थ पॉइंट है ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, ये डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot a speed time graph of its motion between t is equal to 0 to 12 सेकेंड। यहाँ बच्चों में क्वेश्चन में गिवन है कि किसी हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप करने के बाद वो रिबाउंड करती है। तो हमें ये बोला है कि वो जितनी बार फ्लोर से टकरा रही है उतनी बार उसकी जो स्पीड है उसका 1/10 पार्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। तो अगर वो यहाँ v स्पीड से टकरा रही है तो रिबाउंड होने के लिए जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी, इस v का 9/10 होगी। ठीक, एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा कि जब भी वो रिबाउंड होगी उसकी जो स्पीड है वो 1/10 जो है उसका लॉस हो जाएगा, 9/10 से ही वो ऊपर जाएगी। और आपने देखा भी होगा कि जब भी किसी बॉल को हम फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो हाइट उसकी कंटिन्यूसली हर रिबाउंड के साथ डिक्रीज होती जाती है और फाइनली वो रुक जाती है। तो हमको यहाँ पर ये स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बॉल की मोशन को हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। ये है फर्स्ट ड्रॉप, ये है फर्स्ट अपवर्ड मोशन। ठीक है, अब मीन्स ये फर्स्ट रिबाउंड है। अब उसके बाद ये फिर ये है सेकेंड ड्रॉप, इसके बाद क्या आएगा, फिर सेकेंड रिबाउंड। ऐसे हम पार्ट्स में इसको डिवाइड कर ले रहे हैं और हर एक पार्ट के लिए हम v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर हम vt ग्राफ बना लेंगे। तो पहले हम इस पार्ट के लिए v और t की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर ड्रॉप किया जा रहा है और हमें पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल स्पीड उसकी 0 होती है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ड्रॉप के लिए u की वैल्यू क्या गिवन है, 0। हाइट ये हमें गिवन है 90 मीटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं इस क्वेश्चन में। ये हमको यहाँ पर वर्टिकल मोशन गिवन है ना, इसलिए ये थर्ड इक्वेशन यूज़ कर ली हमने, u की वैल्यू 0 रख ली है और यहाँ इसकी हेल्प से हमने v की वैल्यू फाइंड कर ली स्क्वायर रूट फाइंड करके। तो ये 30√2 आ गई। हम इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, अगर हम ग्राफ को √2 के स्केल से बनाएंगे तो हम इसको ऐसे भी रहने देते हैं, पर अगर हम और डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो हमने यहाँ √2 की वैल्यू रख दी है और फिर ये वैल्यू आ गई है 42.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये बॉल जब यहाँ फ्लोर को हिट करती है तो 42.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिट करती है। अब देखते हैं कि टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने का। तो टाइम के लिए हमने v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी की इक्वेशन लगा ली है, t इज इक्वल टू v अपॉन जी ऐसे कर लेते हैं। की वैल्यू ये अभी हमने जस्ट कैलकुलेट की है 42.4, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.24 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ हमने इसको भी रूट की फॉर्म में ले लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम ग्राफ को रूट के टर्म में ड्रॉ करेंगे तो फिर हमें t की वैल्यू 3√2 ये भी मिल जाएगी। तो आप जैसे चाहें उस तरीके से कर सकते हैं कि पॉइंट में चाहिए तो ये वैल्यूज, रूट में चाहिए तो आप यहीं छोड़ सकते हैं। ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट जो इसका ड्रॉप है उसके लिए v और t की वैल्यू। अब हम यहाँ फर्स्ट राइज के लिए मतलब फर्स्ट रिबाउंड जो है ये वाली मोशन के लिए v और t फाइंड कर लेंगे। तो हमको पता है कि जो u की वैल्यू है जिससे ये स्टार्ट करेगी ऐसे अपवर्ड मोशन वो 90% रह गई है पहले वाले की, 1/10 का लॉस हो गया है तो 90% बची है। 90% किसका, 30√2 या फिर ये वैल्यू, तो हम इसको ले लेते हैं। तो 30√2 का 90% रह गई है तो ये 27√2 आ गया। √2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई 38.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब इसका 90% जो है वो ये आ गया।
तो अब ये हमारे पास यहाँ की आ गई स्पीड, यहाँ पर 38.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी जब ये ऊपर जाएगी। अब हमें क्या चाहिए इसमें, टी की वैल्यू। ठीक है, तो अब अपवर्ड मोशन है तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये फॉर्मूला लेके अपवर्ड मोशन के लिए g को हमने नेगेटिव ले लिया, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर, जैसे वो ऊपर जाएगी तो एक पॉइंट पे जाके एक मोमेंट के लिए रुकेगी ना, वहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो इससे हमारे पास t की वैल्यू आ गई 3.81 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें इस वाली मोशन के लिए भी जो स्पीड है और टाइम है वो पता चल गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चों, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा तो उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, ये तो हमको पता ही है, ये जाने का टाइम और आने का टाइम इक्वल रहता है। तो टी तो हमें इसका ऑलरेडी पता है, और स्पीड जो है वो हम ये देखेंगे कि यहाँ से जो जिस स्पीड से ये अपवर्ड मोशन स्टार्ट करती है जस्ट उसी स्पीड से ये स्ट्राइक करेगी, लेकिन जब ये रिबाउंड होके ऐसे यहाँ से ऊपर अगली मोशन शुरू करेगी तो स्पीड कुछ कम हो गई होगी। कितनी कम हो गई होगी, 90% रह गई होगी। तो वो और हम फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ रिबाउंड के लिए स्पीड कितनी हो जाएगी। तो अब हम ये वाली मोशन जो है इसकी वो देख लेते हैं, व्हेन द बॉल फॉल्स सेकेंड टाइम। ठीक है, सेकेंड ड्रॉप के लिए तो टी की वैल्यू ये हमको समझ में आ गया, हमने पहले वाली मोशन से ही देख ली, 3.81 ही रहेगा टाइम तो। और इनिशियल स्पीड ये हम अब आफ्टर कोलिजन का फाइंड कर लेते हैं कि इनिशियल स्पीड 90% हो गई 27√2 का, तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके 34.3 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ तक हमारा टाइम कितना लगा, क्योंकि हमें ग्राफ जो है वो बनाना है t इज इक्वल टू 0 से 12 सेकेंड तक का। तो हमने तीनों पार्ट के लिए टाइम को ऐड कर दिया। पहला जो ड्रॉप है उसमें इतना टाइम लगा, फर्स्ट रिबाउंड में इतना टाइम लगा, सेकेंड ड्रॉप में इतना टाइम लगा। इनको जब हमने ऐड किया तो 11.86 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इससे आगे अगर हम मोशन को और बढ़ाएंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 सेकेंड से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी टाइम की, और हमें तो ग्राफ 12 सेकेंड तक के लिए बनाना है, इसलिए हम यहीं तक ही रहने देंगे मोशन को और इतने तक के लिए ही ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पर ये ग्राफ देख लेते हैं। हमने ये ऐसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर, इधर यहाँ एक्स पर टाइम और वाई पर स्पीड ये ले ली है, और ये मार्क कर लिया है कि यहाँ पर ये हम 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मान रहे हैं और यहाँ ये हम 12 सेकेंड का टाइम मान रहे हैं। अब हम ये देखते हैं फर्स्ट ड्रॉप, तो जब बॉल ड्रॉप हो रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, जी की वजह से इंक्रीज होती जा रही है, जी कांस्टेंट है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इंक्रीज होती गई स्पीड, और फाइनली जब वो फ्लोर को हिट करती है तो हमने देखा उसकी स्पीड कितनी है, 42.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इतनी स्पीड से वो हिट करती है, लेकिन जब वो रिबाउंड करती है तो उसकी स्पीड अब कम हो चुकी होती है। कितना, इसकी अब 90% ही रह जाती है, जिसको हमने जब कैलकुलेट किया तो 90% कितना आया, 38.1। मतलब अब यहाँ पर ये आप गैप देख रहे हैं ना कि ग्राफ ऐसे सीधे ना आकर यहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर अब जो उसकी स्पीड है वो कम हो चुकी है। ठीक, और यहाँ पर हम ये टाइम और देख लेते हैं कि ये जो स्पीड इंक्रीज हुई है तो फ्लोर को उसने हिट किया कितने टाइम में, 4.24 सेकेंड में। वो हमने यहाँ पर स्केल में देख लिया, 4.24 सेकेंड जो है इस पे उसने हिट किया है, और यहाँ पर इसी टाइम से ये फिर वापस अपनी रिबाउंड वाली मोशन, अपवर्ड मोशन शुरू करती है। अब जब बॉल ऊपर जा रही है तो क्या होगा, फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर। तो ये हाईएस्ट पॉइंट आ गया, यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो 0 हो गई है एक मोमेंट के लिए, वापस फिर वो गिरना शुरू कर देगी। और इसमें टाइम कितना लगा, 3.81 सेकेंड का टाइम लगा, और टोटल टाइम कितना हो गया, ये प्लस ये वाला टाइम, तो हमने दोनों को ऐड कर लिया कि ये पहले जो ड्रॉप है उसका टाइम, ये फर्स्ट रिबाउंड का टाइम, टोटल टाइम कितना आ गया, 8.05। तो ये 8.05 तक आ जाएगा। इसके बाद जो बॉल है वो वापस फिर क्या होगा, ड्रॉप होगी। तो ड्रॉप होगी मीन्स उसकी जो स्पीड है वो फिर से इंक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीज होते होते ये यहाँ पर ये फ्लोर को हिट कर देगी। और इसमें कितना टाइम लगा, वही 3.81 ही लगा, तो हमने इसमें ये फिर से ऐड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 11.86। ठीक है,
ये तीनों को ऐड करके आ गया ना 11.86 यहाँ तक। और उसके बाद जब अब वो रिबाउंड करेगी तो उसकी स्पीड अब फिर से 90% रह जाएगी। तो 38.1 का 90% ये 34.3, मतलब अब उसका मोशन यहाँ ऐसे इससे स्टार्ट होगा 10% लेस करके 90% ही रह जाएगी, उससे इसका मोशन ऐसे आगे जाएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। हमें तो ग्राफ लेकिन 12 सेकेंड का ही ड्रॉ करना था, तो हमने यहाँ तक ही ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें क्या करना है बच्चों। एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जाम्पल द डिस्टिंक्शन बिटवीन, हमें डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल्स की हेल्प से। ए पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स कॉल्ड डिस्टेंस ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल। यहाँ पर हमको पार्टिकल कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। बच्चों जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो कभी डिस्टेंस के इक्वल भी होता है, लेकिन डिस्टेंस के इक्वल कब होता है, जिस टाइम पर बिल्कुल स्ट्रेट मोशन हो, डायरेक्शन कहीं बिल्कुल भी चेंज ना हो रही हो, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो, तो उस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो फिर ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेस देन पाथ लेंथ बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन पाथ लेंथ। ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ लेंथ के इक्वल हो सकता है और उससे कम हो सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। पाथ लेंथ ज़्यादा हो सकती है। कैसे? अगर किसी पार्टिकल ने अपनी मोशन ओ से स्टार्ट की और ओ से ए पर गया, ए से फिर वो बी पे गया, तो यहाँ पर हम देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो तो 4 मीटर ही रहा ना, तो ओ से बी तक की जो लेंथ है वो है 4 मीटर और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन पाथ लेंथ कितनी होगी? 6 + 6 + 4। ठीक है, तो ये 6 + 6 + 4 ये कितनी आ गई? 16 मीटर। तो ये जस्ट हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ लेंथ के इक्वल हो, उससे कम भी हो सकता है। और इक्वल सिर्फ उसी केस में होता है जब ये एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसे कोई टर्न ना हो रहा हो इनमें। इसलिए हम ये कह सकते हैं बोथ कैन बी इक्वल फॉर 1 डायमेंशनल मोशन ओनली। तो बस एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तभी इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज क्या है, जो पाथ लेंथ है वो ज़्यादा होगी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अब हम देखते हैं बी पार्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर अब हमको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इनमें डिफरेंस देखना है फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। अब यहाँ पर हमको आगे और क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। यहाँ में फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो एवरेज स्पीड है उसका क्या फॉर्मूला होता है, शो इन बोथ ए एंड बी दैट द सेकेंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द फर्स्ट। वही बताना है हमें इसमें कि जो सेकेंड क्वांटिटी मतलब जो स्पीड है वो ज़्यादा हो सकती है वेलोसिटी से या उसके इक्वल हो सकती है। ठीक है, व्हेन इज द इक्वलिटी साइन ट्रू। अब हमें ये भी बताना है। फॉर सिंप्लिसिटी कंसीडर 1 डायमेंशनल मोशन, और ये हमें 1 डायमेंशनल मोशन के लिए ही लेना है, मतलब जैसे ये इस तरीके की मोशन है स्ट्रेट लाइन, वही देखना है, इसे 2 डायमेंशनल नहीं लेना है। जैसे इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ पर भी ये 1 डायमेंशन है, फिर ये भी 1 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मतलब एक प्लेन में मोशन, तो वो नहीं लेना है हमको। तो अब बी पार्ट में हम इसी एग्जाम्पल की हेल्प से ही देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में ही एवरेज वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हुआ, 4 मीटर, और टाइम हम ये मान लेते हैं सपोज कि जो टोटल टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक आना, इनमें अगर 10 सेकेंड्स लगते हैं तो जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो 4/10 मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। टोटल पाथ लेंथ कितनी है, 16 है,
टाइम वही रहा 10 सेकेंड, तो हमने यहाँ 10 से डिवाइड कर दिया तो 1.6 मीटर पर सेकेंड। अब हम ये देख रहे हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा है। ऐसा कब है? जिस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम है। अब अगर ऐसा हो कि ये टर्न आए ही नहीं, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करें, सपोज यहाँ से यहाँ तक की मोशन के लिए ही देखें अगर हम, तो ऐसे में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो ऐसे में जो मैग्नीट्यूड होगा एवरेज वेलोसिटी का वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड के इक्वल तभी हो सकता है जब जो मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में हो, कहीं पर भी टर्न ना हो, ऐसे वो वापस ना आए। ठीक है, तो बोथ कैन बी इक्वल फॉर वन डायमेंशनल मोशन ओनली। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा 13। तो बच्चों आई होप कि आपको ये अभी तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।